तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। और बच्चों बहुत ही इजी टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट करना चाहता हूँ, मैं इसको अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको एएमयू रिलेटिव एटॉमिक मास आरएएम ये सारे की सारी चीजें डिटेल में क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ और यहाँ पे मैं एक करता हूँ तराजू ले लेता हूँ जरा। तराजू देखा होगा आपने, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब दिख जाएगा। और ये देखिए एक तराजू मैंने लिया और लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया ना, यहाँ पे मैंने 1 kg शुगर ले लिया। क्या ले लिया? 1 kg मैंने यहाँ पे शुगर रख दिया। कितना? यहाँ पे मैंने पैकेट लिया और 1 kg यहाँ पे मैंने रख दिया शुगर। 1 kg शुगर, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, 1 kg शुगर रख दिया और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, वेट कर दिया, 1 kg का वेट रख दिया है ना। ऐसे ही करते हैं ना शॉपकीपर्स। अब तो ये वाले तराजू आते नहीं, अब तो डिजिटल आ गया हर चीज, पर थोड़ा सा फील लेने के लिए मैं ये तराजू लेकर आ गया। ठीक है, तो 1 kg शुगर आपने यहाँ रखा और 1 kg वेट आपने इधर रख दिया। तो क्या हुआ, जब मैंने इसको ऐसे किया, तो क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम का केस आ गया, इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम का केस हो गया। देखो इधर मैंने 1 kg चीनी रखी, इधर वेट रखा, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा 1 kg ऑफ शुगर है ना, 1 kg ऑफ शुगर है ना, वो क्या है, मेरा रिलेटिव है। 1 kg ऑफ शुगर इज रिलेटिव। और ये अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या। ठीक है, 1 kg ऑफ शुगर इज रिलेटिव। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 kg ऑफ मास रखा। और आपको पता है कि भाई जो 1 kg और जो वेट है ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है ना। तो मैं इसको रिलेटिव इसलिए बोल सकता हूँ 1 kg ऑफ शुगर इज रिलेटिव बिकॉज क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 kg ऑफ शुगर को ना, इस 1 kg ऑफ शुगर को ना कंपेयर कर रहा हूं एक स्टैंडर्ड यूनिट से। ठीक है, तभी उसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव। कि मैं किसी चीज को जैसे 1 kg ऑफ शुगर को मैं रिलेट कर रहा हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं 1 kg ऑफ शुगर को मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं टू स्टैंडर्ड यूनिट। कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट से जब मैं कोई चीज को कंपेयर करता हूं ना, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहने चाह रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? फील करना है हमें, ठीक है, इन क्वेश्चनों को। और एक बार अगर हम इस चीज को फील करके हमें आ गया ना समझ में, तो हमें कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि मैंने एक इधर पे 1 किलो चीनी लिया और इधर पे 1 किलो वेट लगाया। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो जहां पे मैंने चीनी रखी 1 kg की, तो वो क्या है, रिलेटिव है। कम रिलेटिव मैं इसको इसलिए बोला क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ स्टैंडर्ड यूनिट से। ठीक है ना, बिकॉज इट इज कंपेयर टू 1 kg। अगर ये कंपेयर है 1 kg से कोई स्टैंडर्ड यूनिट से, तो मैं इसको बोल सकता हूँ रिलेटिव। और अगर मैं आपको अब ये बोलूं, अगर मैं आपको अब ये कहता हूं, अगर मैं आपको अब ये कहता हूं कि भाई मैं फिर से यहाँ पे तराजू लिया है, और अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि एक सिंगल एटम का क्या निकालो, इस सिंगल एटम को आप वेट करो बीन बैलेंस में, इसी तराजू में। यहाँ पे मैं एक सिंगल एटम रख देता हूँ, लेट सपोज दिस इज माय सिंगल एटम। तो क्या मैं इस तराजू में इस सिंगल एटम को निकाल सकता हूँ, इसका वेट निकाल सकता हूँ? इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो एटम जो एटम का वेट होता है बहुत ही छोटा होता है, उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता। तो इस केस में तो नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल का सिंगल मॉलिक्यूल का जो वेट होता है उस तराजू से तो नहीं होगा। तो भाई उसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा ना। तो वो कैसे होगा, देखते हैं हम आगे। तो मैं यहाँ पे अब ले रहा हूं कि हाउ टू फाइंड ए मास ऑफ एन एटम। मैं कैसे एक एटम के मास को निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे क्या कहता हूं, मैं यहाँ पे कार्बन का
लेता हूँ, कार्बन 12 लेता हूँ, और कार्बन 12 मीन्स क्या है यहाँ पे, कार्बन 12 मीन्स कि कार्बन का जो आइसोटोप है 12th वाला, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, इसलिए हम उसको लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज देखते हैं, कार्बन 12 मीन्स यहाँ पे मतलब कि 6 तो हमारे क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन है, और 6 हमारे क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, और 6 हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 6 + 6 क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक वेट, हो जाएगा मेरे पे 12। अच्छा, मैंने आपको एटॉमिक वेट पे वीडियो बनाई है, ट्रिक मैंने बताई है, तो अगर आपको 1 से लेके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 1 से लेके 30 तक मैंने ट्रिक बताई है, तो अगर आपको वो देखना है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने ट्रिक बताई है, पूरा एटॉमिक वेट आपको लर्न करने में आपको हेल्प होगी, और आप देख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे सब चीज़ देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ कि 6 तो मेरे पे प्रोटॉन है, 6 मेरे पे न्यूट्रॉन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक मैं पूरा एक कार्बन का, कार्बन 12 एक तराजू पे रख देता हूँ इधर पे, और और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन को अगर मैं टुकड़ों में तोड़ दूं, टुकड़ों में 12, 12 यूनिट है ना कार्बन में, 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसको अगर मैं टुकड़ों में तोड़ दूं तो ये 12 हो जाएंगे। तो एक, मैं इसको लाल से बनाता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 टुकड़ों में मैंने काट दिया इसको, इस कार्बन एटम को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी मेरी 12 यूनिट। तो क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि सिंगल एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 यूनिट। अब क्या ये इक्विलिब्रियम का केस है, बताओ जरा, है? यस, इट इज इक्विलिब्रियम यार, बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम का केस है। भाई पूरा एक 12 यूनिट यहाँ पे, पूरा एक कार्बन का आइटम है, और उस कार्बन के मैंने 12 टुकड़े कर दिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, अगर मैंने 12 टुकड़े कर दिए तो ये 12 यूनिट इसी के बराबर तो है, पूरा एक कार्बन आइटम 12 यूनिट के बराबर ही तो होता है। तो इक्विलिब्रियम का केस है कि नहीं है, बिल्कुल है ये। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता है, हमें पता है, we know that we know that mass of carbon is equals to 12 यूनिट, ठीक है भाई, एक मास ऑफ कार्बन में 12 यूनिट होते हैं, है ना? क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? तो अगर मैं तराजू का केस लूं, अगर मैं तराजू फिर से लेकर आऊं, अब ये तराजू मेरे को, इस तराजू से प्यार हो गया भाई मुझे, बार 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 आ रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा, तो ये फील करने के लिए मैं ला रहा हूँ तराजू, अच्छा लगा मुझे तराजू डाउनलोड करके। तो अब सीधे यहाँ देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे कार्बन ले लूं, अगर मैं यहाँ पे कार्बन ले लूं, ये कार्बन का मेरे पे एक एटम, और यहाँ पे 12 पार्ट थे, 12 यूनिट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक क्लियर, इक्विलिब्रियम था। अब अगर मैं इस एक पार्ट को, इस ये वाले पार्ट को मैं हटा के ना थोड़ा सा नीला कर देता हूँ, तो ज्यादा अच्छा सा बेनिफिट रहेगा, हमें अच्छा सा समझ में आएगा। ये वाला जो एक पार्ट है, जो ये नीला पार्ट है, इसको मैं अगर बाहर निकाल दूं, इस नीले पार्ट को अगर मैं बाहर निकाल दूं, तो इस नीले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इस सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, 1 AMU। इस इस सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन को, इस सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, 1 AMU। 1 AMU, 1 AMU क्या होता है हमारा, एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना? तो एक सिंगल एटम को मैंने जब इस 12 यूनिट ऑफ कार्बन में से जब मैंने एक सिंगल को हटा दिया, उस सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन को मैं बोलूंगा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? तो एक इंपॉर्टेंट बात
कि भाई जो मेरा 1 AMU होता है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन होता है, ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। मतलब क्या, मैंने जो एक AMU लिया ना, वो क्या हो जाएगा मेरा, 12 पार्ट थे, तो 1/12। अगर मैं यहां से 2 AMU ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं 8 AMU ले लूं, तो 8/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब यहां पे हमको पता है, एक चीज हमको पता है कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, हमको पता है क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास बच्चों, केजी। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास हमारा केजी होता है, वैसे ही एएमयू क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ऐसे ही एएमयू क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड यूनिट होती है एटॉमिक मास की। तो यहां तक हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। थोड़ा सा एग्जांपल और देंगे, फिर हम अपनी सेलिना पब्लिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, मैं अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने तराजू आपके लिए रख दिया है। क्या बात है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, लेट सपोज यहाँ पे ना मैं ऑक्सीजन का एक एटम रखता हूँ, ऑक्सीजन रख देता हूँ, और आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है 16। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट बोल लेता हूँ अभी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहां पे देखो, अब मुझे कितने, इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 क्या करना पड़ेंगे, 16 यूनिट ऑफ कार्बन ले आने पड़ेंगे इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये क्या है मेरे 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन रखा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, इधर पे मुझे इक्विलिब्रियम करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ा, 16 यूनिट ऑफ कार्बन। ठीक है, 16 यूनिट ऑफ कार्बन, या फिर मैं बोल सकता हूं 16 AMU, जो अभी हमने देखा था ऊपर। तो यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या, मुझे इक्विलिब्रियम करने के लिए अगर मैंने ऑक्सीजन का एटम रखा, तो मुझे 16 यूनिट ऑफ AMU कार्बन, 16 AMU मुझे इधर रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन is equals to 16 AMU of कार्बन। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। ऐसी सिमिलरली आप कोई सा भी एटम पकड़ो और उसको वेट करोगे, तो वो वेट किससे होगा, AMU ऑफ कार्बन से ही हमेशा वेट होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम के केस में आएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को? अब हम क्या आते हैं, अपने सेलिना में आते हैं, और कौन सा इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से रिलेटिव मैं बता रहा हूं ना आपको, ये पूरा अच्छे से, अगर आपने बहुत, ये शायद मे बी ये लेक्चर 3 घंटे का भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, और ये पूरे अच्छे से देखोगे तो पूरा मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं आया अगर आपको, तो आपको मैंने बताया है, अगर नहीं आएगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, और क्या हो सकता है। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ ए मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो ये अच्छे से हम अभी देख सकें। अब यहाँ पे नीचे जो हमारा नीचे जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, वो है फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है भाई, अभी हमने देखा था जो एटॉमिक मास होता है वो क्या है, हमारे होल नंबर पे होता है, जैसे कि आपका 4, 12, 16, 18। अब हमने देखा कि जो हमारा एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है होल नंबर्स पे, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर पे हो, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे कि Cl, क्लोरीन क्लोरीन होता है हमारा क्या, 35.5, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है ना। तो सिंपल सी बात है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ क्लोरीन Cl 17 ऐसे हो गया, और यहाँ पे Cl 17, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पे 35 और यहाँ पे 37, ठीक है। तो ये अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या हो जाता है, हमारा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है, ठीक है। इस केस में हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ये रेशियोज में भी होते हैं। तो जैसे कि अब ये दोनों है, तो इसका कैसे निकालेंगे हम एटॉमिक मास, तो दोनों को मुझे लेना पड़ेगा, जैसे 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 होल अपॉन 4। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पे 35.5 ऐसे करके आया है हमारा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आइसोटोप्स होते हैं, इस चक्कर में हमें इसको क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़े हैं इस पे, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अभी जो एटॉमिक मास देखा था हमने, सिंपल सा था, है ना। एटॉमिक मास में मैंने आपको बताया था कि भाई आई बटन पे आप क्लिक करके देख लो, एटॉमिक मास 1 से लेके 30 तक आपको मेमोराइज हो जाएगा, ट्रिक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ द एटॉमिक ग्राम एटॉमिक ना। तो जो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, atomic mass of an element expressed in grams is called ग्राम एटॉमिक मास। भाई जो भी एटॉमिक मास एक्सप्रेस हो ग्राम में, उसी को मैं क्या बोलूंगा, ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्या बात है। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास नंबर होता है 6, 8 और 8 तो हो जाएगा 16। 16 क्या, 16 क्या, 16 क्या, AMU 16 एटॉमिक यूनिट, ठीक है ना। अगर मैं इसको एटॉमिक मास यूनिट में बोलता तो एटॉमिक मास क्या होता है इसका, एटॉमिक मास क्या होता है इसका, एटॉमिक मास होता है इसका कितना, 16 AMU। पर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ग्राम एटॉमिक मास क्या है भाई इसका, तो हमेशा ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम होता है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो ये होता है 16 ग्राम, ठीक है। GM नहीं, जी 16 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जो कि एक्सप्रेस्ड होता है ग्राम में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। रिलेटिव एटॉमिक मासेस को साथ में ऐड करने को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई इसकी। एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से अच्छे से समझोगे। H2SO4। अब अगर H2SO4 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है ना, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा H कितने इसमें, H है भाई इसमें 2, S है S कितना है इसमें 1, और O कितने इसमें 4। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला आई बटन पे क्लिक करके देख लो, याद कर लो, क्योंकि जरूरत है आपको एटॉमिक मास याद करने की। 1 से 30 पूरा बता रखा है, ट्रिक में कर लो भाई याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितना हाइड्रोजन है, 2 है, प्लस प्लस करना पड़ेगा। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32,
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और 16 तो है ही, पर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और है तो मल्टीप्लाई बाय 4। इन सबको आप मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 98 98 एटॉमिक मास यूनिट। कितना आ जाएगा, 98 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गया मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 is equals to 98 एटॉमिक मास यूनिट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों, मुझे माफ कर दिया करो, ठीक है, इतना तो आप कह ही सकते हो। ठीक है ना। अब आता है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब भाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है क्या भाई, कोई भी मॉलिक्यूलर मास जो कि ग्राम में एक्सप्रेस हो, है ना। तो जैसे अगर मैं H2SO4 की बात अभी करी, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना था, 98 AMU। अब अगर मैं H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछूं आपको, H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हो जाएगा, 98 ग्राम। सिंपल सी बात है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना, सिंपल है। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज मोल। तो बच्चों मोल क्या होता है? ठीक है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ मोल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोल क्या होता है। मोल एक क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई हम मोल को क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, मोल हुआ क्यों इंट्रोड्यूस, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के साथ रिलेट करने के लिए ही एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम रखा गया मोल। अब ये मोल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं बच्चों। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से। जब स्टार्टिंग में मैंने भी ये पढ़ा था तो मुझे भी, मेरे भी दिमाग के ऊपर से निकल गया था। सिंपल सी बात क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता दूं। ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मैं आपको सिंपल तरीके से इसको बताता हूं कि मैं एक तराजू ले लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ना एक कार्बन 12 का एटम लेता हूँ। सिंपल सी बात, मैं एक कार्बन 12 का एटम मैंने इस तराजू में रख दिया। वैसे तो इसमें मैं आपको फील करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि तराजू में तो कभी ये नाप नहीं सकते हम। और यहाँ पे मैंने इस कार्बन 12 को इतने पार्टिकल्स में तोड़ दिया ना, इतने पार्टिकल्स में तोड़ दिया ना, इतने पार्टिकल्स में तोड़ दिया ना, कितने पार्टिकल्स में, ऐसे 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 ऐसे, और इतने पार्टिकल्स में तोड़ा। और ये वाले जो पार्टिकल्स है ना, इसकी क्वांटिटी आई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है ना, ये इस कार्बन 12 के इक्विलिब्रियम में हो गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, इसको और डिटेल से जानने के लिए मैं इसको एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है कि कार्बन 12 के जितने एटम है ना, कार्बन 12 ग्राम 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 का जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी पार्टिकल्स है, वो किसके बराबर होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर। सिंपल सी बात है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं इसको एक और सिंपल तरीके से बताने वाला हूं आपको कि जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है ना, वो मोलर मास के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अगर आप समझ गए तो आप पूरा मोल समझ जाओगे। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, भाई मोल क्या है, मोल एक क्वांटिटी है। मोल क्या है, एक क्वांटिटी है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि भाई 1 दर्जन अंडे ले आना, या मैं बोलूं 1 दर्जन केले ले आना, तो डजन मतलब क्या होता है, डजन मतलब होता है 12।
ठीक है, या मैं बोलूं एक पेयर मेरे लिए सॉक्स ले आना, ठीक है ना। सॉक्स मतलब क्या होते हैं, जोड़े। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि एक मोल क्या होते हैं, मोल क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। मोल क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है जो डिफाइन करती है कितने को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स को। क्लियर है यहां तक। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मैं अगर बोलूं कि एक मोल मिलने वो ले आना, क्या बोलते हैं, कपड़े ले आना, तो एक मोल कपड़े का मतलब क्या हो गया कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स लेकर आ जाना। सिंपल सी बात है कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मेरा मोलर मास के बराबर। ये मास है, 1 मोल मास के बराबर, और मास इक्वल्स टू किसके बराबर, मॉलिक्यूल्स के बराबर। अभी मैं आपको एवोगैड्रो नंबर भी अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के एक मोल में कितना मास है, 12 ग्राम। और इस 12 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बोलूं एक मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम है, 18 ग्राम। और अगर मैं बोलूं इस 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है, तो वो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन में कितना मास है, तो ऑक्सीजन में होता है 16 ग्राम। और 16 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो ये हो जाएगा कितना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बोलूं एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना ग्राम है, मतलब O2 में, तो ऑक्सीजन में होता है 16 ग्राम, और 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया, 62 ग्राम ऑफ मास। 62 ग्राम मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 62 ग्राम है। अब यहाँ पे 62 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। यहां तक आपको क्लियर रखनी है बात, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अच्छे से। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर। तो काफी अच्छा ये टॉपिक है। तो एवोगैड्रो नंबर जो है हमारा वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये इतना बड़ा नंबर है ना, ये इतना बड़ा नंबर है ना, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप आज से ही हर दिन 1 लाख रुपए खर्च करो, आज से ही हर दिन आप इतने करोड़पति हो, आप पे ये नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है, और मैं आपको बोलूं कि आज से आप 1 लाख रुपए रोज हर घंटे खर्च करो, फिर भी आप अपने पूरे जीवन काल में ना ये इतनी मनी पैसा नहीं खर्च कर पाओगे। क्लियर है, कितना बड़ा नंबर है, देख लो, इतना बड़ा नंबर है। तो एवोगैड्रो नंबर जो है, जिसको बोलते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक साइंटिस्ट थे हमारे, बहुत ही प्यारे, उनकी चेहरा भी मैं दिखाऊंगा आपको थंबनेल में। कितना प्यारा चेहरा है उनका, लॉरेंज रोमैंडो एमेंडो कार्लो एवोगैड्रो। ठीक है भाई, तो ये जो नाम है एवोगैड्रो, इसने एक नंबर दिया जिसको बोला गया एवोगैड्रो नंबर, जिसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और ये क्या है, इट्स जस्ट ए नंबर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप किसी दुकान में जाओ और दुकान में बोलो कि भैया एक एवोगैड्रो मुझे ना एक चॉकलेट दे दो, एवोगैड्रो नंबर की एक चॉकलेट दे दो, तो मतलब कितनी चॉकलेट मांगी आपने उससे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो पहला तो ये होगा कि भाई उसको एवोगैड्रो नंबर पता नहीं चलेगी, क्योंकि इट्स नॉट ए कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट नहीं है, जैसे किलोग्राम है ना, केजी और ग्राम, ये एक कॉमन यूनिट नहीं है। ये बताऊं कौन सी यूनिट है, केमिस्ट्री के जो बहुत विद्वान है, जो केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं, ये केमिस्ट्री गाइस यूनिट है। कौन सी, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं, पर ये देखो ये डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है। अब एवोगैड्रो अगर आप दुकान में जा रहे हो, बोल रहे हो भाई एक एवोगैड्रो चॉकलेट दे दो, है ना, तो वहां तो ये एप्लीकेबल होगी नहीं, क्योंकि ना तो उस पे इतनी चॉकलेट होगी, ना तो आप पे तक कैरी बैग होगी कि आप उसको घर ले जा सको। तो ये एवोगैड्रो कहाँ पे यूज होने वाला है ना। ये हमने नंबर तो बना दिया एवोगैड्रो ने, पर ये नंबर कहाँ यूज होने वाला है, ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, जब मैंने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते थे, जब वो क्या करते थे, रिएक्शंस करते थे केमिस्ट्री लैब में, ठीक है ना। तो जो रिएक्शंस माइक्रोस्कोपिक होती थी, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते,
ठीक है, वहां पे बहुत सारे क्या होते थे, बहुत सारे मिक्सचर्स होते थे, जब मिलता था तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स बनते होंगे। तो वो क्या होते थे, उनको उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको गिनने के लिए ही एक नंबर बनाया गया 0.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये 23 मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, 6.22 इंटू 10⁻23 ये नंबर है, इट्स जस्ट अ नंबर। अब ये सर आया कहाँ से, सर ये एवोगैड्रो नंबर आया कहाँ से, हमें पता चल गया सर कि होता है 1 मोल इक्वल्स टू इतना मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर, ये सब हमें पता चल गया, पर आया कहाँ से। अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो एक कन्वेंशन ही था कि भाई एक कहानी जड़ दी गई कि भाई एवोगैड्रो ने, मतलब उसने सपना आया, उसने ये नंबर प्रिडिक्ट कर दिया, ऐसा नहीं था। बस देखो, अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि ये आया कहां से नंबर, ये नंबर कहां से अराइव हुआ है ना, 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर कहां से आया। अब सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, इसको अगर करना है मुझे, इसको अगर मुझे करना है तो मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज मैं हाइड्रोजन लेता हूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेता हूं। अब हाइड्रोजन मैंने लिया, अब यहाँ पे इस पे कितना ग्राम, कितना मॉलिक्यूलर मास होगा इसका, मॉलिक्यूलर मास होगा इसका। देखो भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में होता है 1, और कितने 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा कितना 18 ग्राम। ठीक है भाई, इसमें आ गया 18 ग्राम। ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक सही है। तो मैं बोल सकता हूं, मैं यहाँ पे बोल सकता हूं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है मास ऑफ 1 मोल होल अपॉन मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अब यहां पे देखो मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल किसके बराबर होगा बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मोल का मास किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास, उसके मास के बराबर। तो कितना हो जाएगा भाई 16 ग्राम होल अपॉन मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल होता है हमारा एएमयू, एएमयू, या फिर मैं बोल सकता हूं यू, यूनिफाइड मास है ना। एएमयू को मैं यूनिफाइड मास भी बोल सकता हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं सीधे सीधे वाटर मॉलिक्यूल कितना है 18U, या फिर मैं बोल सकता हूं एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यू यूनिफाइड यूनिट, है ना, यूनिफाइड मास। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो देखो यहां से कैंसिल आउट। अब हमने ना एक्सपेरिमेंट से ये जाना है कि वन यूनिफाइड मास जो होता है वो किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे इस यूनिफाइड मास की यूनिट यहाँ पे रख दूं यू के जगह, तो क्या हो जाएगा देखो G अपॉन 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। और इसको आप डिवाइड करोगे ना बच्चे, इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना बच्चे, इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना तो क्या मिलेगा हमें 6.022 इंटू 10⁻23, और यही हमारा क्या है एवोगैड्रोस नंबर। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, Na करके भी सिंबल कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि एवोगैड्रो नंबर मेरे कैसे है। अब आप कोई भी उठा लो, मैंने तो अभी एक मास ऑफ क्या निकाला, एक मास ऑफ वाटर निकाला, आप एक मास ऑफ कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो वहां पे ना हर जगह पे एक ही नंबर आएगा, वो है हमारा एवोगैड्रो नंबर। अगर आप नंबर इस पे रखते हो ना, तो आपको दुनिया का कोई भी अगर मॉलिक्यूल आप रख लो तो आपका एक ही नंबर निकलने वाला है, और वो क्या है एवोगैड्रो नंबर है। तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अभी तो मैंने क्या लिया, वाटर लिया। अगर मैं यहाँ पे NaCl ले लेता तो वहां पे भी मेरा एवोगैड्रो नंबर आता। क्लियर है।
अगर मैं NaCl लेता ना तो वहां पे भी मेरा एवोगैड्रो नंबर आ जाता। देखो अगर मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह NaCl लेता, NaLC लिख लिया, NaCl लेता, NaCl लेता और NaCl से आप यहाँ पे सारे मास रखो। देखो मास है 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? ये होगा 5, ये होगा 5 6 7 8, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। तो मैं ऊपर यहाँ लिख दूंगा 58.5 ग्राम, नीचे 1 मास ऑफ NaCl मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा 58.5 U, ये कटेगा, फिर 1 अपॉन U, फिर मैं वैल्यू रखूंगा, फिर क्या आ जाएगा? एवोगैड्रो नंबर जो कि है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये ड्रामा मॉलिक्यूल इतना बड़ा नंबर है ना, ये काश मेरे पे इतने सब्सक्राइबर होते, मजा ही आया था। वाह वाह वाह। चलो धीरे धीरे करके हम एवोगैड्रोस नंबर को टच, भगवान करे कि कभी टच कर ले। वैसे तो अरे यार क्या बात कर दी मैंने। अच्छा अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया था कि भाई 1 मोल किसके बराबर होता है? मोलर मास के बराबर। और मोलर मास किसके बराबर होता है? अभी देखते हैं कि 1 मोल, अगर मैं बोलूं 1 मोल, तो 1 मोल में अगर मैं कार्बन एटम की बात करूं, कितने मास होते हैं कार्बन में? एक कार्बन में कितना मास होता है? 12 ग्राम। और इस 12 ग्राम में कितना कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सर क्या नकली क्वेश्चन पूछ रहे हो? कुछ अच्छा सा क्वेश्चन पूछो। चल भाई अच्छा से ही पूछ लेते हैं। 1 मोल ऑफ NaCl में कितना मोलर मास होता है? अरे सर फिर नकली क्वेश्चन पूछ लिया। Na होता है 23, Cl होता है कितना हमारा? 35.5। तो इसको मैं ऐड करूंगा, जो कि मैंने ऊपर ऐड किया हुआ। कहाँ है भाई, जल्दी बताओ कहाँ हो तुम? 58.5। हाँ तो सर जो मोलर मास होगा ना इसका, वो होगा 58.5 ग्राम। और अब सर इस 58.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है पता है आपको? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। कितना इजी ये चैप्टर है, भगवान क्या होगा हमारा। इतना इजी चैप्टर है ना ये। हम लोग इससे डरते क्यों है मैं बताऊं? जब हम मॉलिक्यूल्स में रिएक्शंस करते हैं ना, सबसे पहली पहली ही इसमें सबसे जो बड़ी दिक्कत है ना, वो लैंग्वेज की दिक्कत है। अगर आपको मैं सिंपल से हिंदी में दे दूं तो आप आराम से कर लो, लैंग्वेज में दिक्कत है थोड़ा सा ना। आपको वो लैंग्वेज से जो डर है ना, वो ICSE में होता ही है यार, वो मेरे पे भी था। मैं भी थोड़ा सा उस पर दिक्कत होती थी मुझे। पर कोई नहीं यार, ये चीज आपको आनी चाहिए। देखो मुझे पता है कि एज ए मैं बिल्कुल एक टॉपर नहीं था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं एक मीडियोकर था, मीडियोकर से भी थोड़ा सा आप नीचे ले सकते हो मुझे। तो मैं, मेरा दिक्कत यही थी कि यार मुझे ना दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि माहौल ही नहीं था घर पे। तो अब दिक्कत यहाँ पे भी होती है ना कि आपको इंग्लिश थोड़ी सी, आपकी थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत है लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम होगी। अब वो बच्चे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, थोड़ा सा दिक्कत है, वो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। बाकी तो हंस रहे होंगे, सर बोल रहे हैं सर क्या बोल रहे हो आप, है ना? समझ में तो आ ही रहा हमें सब कुछ। चलो कोई नहीं, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा इसका इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कराता हूँ एक दो, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक में हमारे चलते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट। तो बड़ा ही नकली सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भाई मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH, पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH। अब NaOH में एक मोल के एक मोल ऑफ NaOH में कितने मास है? तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ NaOH। तो NaOH में Na सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो गया? 40 ग्राम। ठीक है भाई, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH इक्वल्स टू 40 ग्राम। यहां तक क्लियर है? और मुझे क्या बोला,
हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट। अब यहाँ पे देखो, तो मैं लिख सकता हूं मोल्स और मोल्स इन 160 ग्राम ऑफ NaOH कितना है भाई, हमें तो नहीं पता, पर हमें क्या पता है कि भाई हमें पता है 20 ग्राम में ना 1 मोल होता है, सॉरी 40 ग्राम में ना 1 मोल होता है। तो 40 ग्राम में अगर 1 मोल होता है तो 160 ग्राम में कितना मोल होगा यार, ये तो मतलब क्या बोलूं मैं, क्या ही बोलूं। मतलब 160 ग्राम को अगर मैं 40 ग्राम से डिवाइड कर देता हूं तो देखो कितना मोल आ रहा है, सिंपल सी बात है, 0 से 0 4 4 जा 16, मतलब 4 मोल होगा भाई, 4 मोल होगा 160 ग्राम ऑफ NaOH में। भाई कितना इजी क्वेश्चन है ये, और इसी से ना हमें अपना बेस बनाना है, सिंपल बेस बना के हम चलेंगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, बड़ा ही इजी है ये भी, क्या बात है ना। व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस। मतलब CaOH होल ट्वाइस का मुझे मास निकालना है, और बोल रहा है कि भाई व्हाट मास ऑफ ग्राम ऑफ 2.5 मोल्स। तो पहले मुझे 2.5 मोल्स निकालना है, 2.5 मोल्स में कितने ग्राम होंगे वो निकालना है ऑफ CaOH। तो सबसे पहले तो मैं 1 मोल निकाल लेता हूं भाई। अगर मैं 1 मोल निकाल लूंगा, और आपको पता है 1 मोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस किसके बराबर होगा, मोलर मास के बराबर, मोलर मास के बराबर ऑफ CaOH होल ट्वाइस, ठीक है भाई। तो मैं सीधे बोल सकता हूँ कि भाई अगर मैं इसका निकाल लूँ, क्या मोलर मास निकाल लूँ CaOH होल ट्वाइस का, तो वो 1 मोल के बराबर होगा। तो अगर मुझे 1 मोल पता चल गया तो मैं कितने भी मोल निकाल सकता हूँ, उसको मल्टीप्लाई तो करना है बस। तो 1 मोल निकाल लेता हूँ। देखो Ca क्या होता है, Ca होता है मेरा 40 प्लस ऑक्सीजन होता है मेरा 16 इंटू 2, क्योंकि 2 है ना होल ट्वाइस, प्लस H है मेरा, H होता है मेरा 1, हाइड्रोजन होता है 1, और 1 इंटू 2 होल ट्वाइस है ना, तो 1 इंटू 2, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 16 प्लस 1 इंटू होल, ऐसे भी कर सकते थे 16 प्लस 1 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, एक ही बात है वो, ठीक है। ये बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, हमें पता ही है, तो फिर वही वाली बात है। ये हो जाएगा 40 प्लस 6 टू जा 12 और 2 1 जा 2 और एक 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना मेरे पे, हो जाएगा 4 5 6 7 74 हो जाए, 74, कहीं गलती हो रही है, 6 टू 12, 2 1 जा 2 1 जा 2 और एक 3, सही है। ऑक्सीजन 16, ठीक है, ठीक है। हाँ 40 44 5 6 7 7 74 ग्राम आ गया, बिल्कुल सही बात है, 74 ग्राम आ गया, ठीक है, 74 ग्राम आ गया। अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे कितना, 74 ग्राम्स। अब मुझे कितना निकालना है भाई, 1 मोल आ गया, 1 मोल मेरा किसके बराबर आ गया, 74 ग्राम्स के बराबर। तो 2.5 मोल्स निकाल सकते हो क्या 2.5 मोल्स निकालना है, तो 2.5 इंटू 74 कर दो, तो ये आपको 2.5 ग्राम्स आ जाएगा। और ये कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर आप देख रहे हैं वीडियो, नहीं देख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं फिर अब, है ना। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में अंतर है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला, अगर मुझे किसी भी चीज का मास निकालना है ना, तो फॉर्मूला होता है मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बोलूं तो मास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला हमें दे रखा है एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओ सॉरी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर है मेरा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका मास आ जाएगा ऑक्सीजन का।
ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल में ऑक्सीजन, मैं बोलूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक मिनट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब O2, तो इसका जो मास होगा, मास हो जाएगा मेरे पे, मास हो जाएगा मेरे पे कितना, एटॉमिक एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नीचे मैं एवोगैड्रो नंबर लिख देता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23, और जो मेरा O2 का जो मेरा एटॉमिक मास है वो है 16 इंटू टू, 16 इंटू टू, है ना, तो ये हो जाएगा 6 जो 12, 32 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मास आ जाएगा O2 का। यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे जो मैंने लाल लाल पेन से लिखा है। मास क्या होता है, मास होता है मेरा एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहां तक क्लियर है। ऐसे ही अब आते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल में या फोर्थ क्वेश्चन में। तो बच्चों अब देखो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2SO4, H2SO3 और SO3, इन सब में कितने मोल्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम है। तो देखो सल्फर कितने एटम है इसमें, सल्फर क्या सिर्फ एक ही है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर बोल सकता हूँ। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, तो देखो ऑक्सीजन के हैं 4, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं इसमें बात करूं H2SO3 में, तो यहाँ पे S में कितने मोल है, S का कितना मोल है, तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ S। और ऑक्सीजन में कितने, देखो ऑक्सीजन में 3, तो मैं बोल सकता हूं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब SO3 में देखो, SO3 में यहाँ पे देखो 1 मोल है ऑफ S एंड 3 मोल्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां तक क्लियर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चन मैं आपका बेस बनाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एक नंबर में, पर आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है देखिए, ए सिलिकॉन चिप यूज्ड इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर हैज ए मास 5.68 mg, ठीक है, मिलीग्राम है इसका 5.68 मिलीग्राम। एंड हाउ मैनी सिलिकॉन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस चिप। तो सिंपल सी बात है, जो सिलिकॉन है उसका मेरे को मास दे रखा है, एटॉमिक मास मुझे गिवन होगा यहाँ पे 28 ग्राम्स, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूँ कि 1 ग्राम जो होता है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है 1000 मिलीग्राम्स के बराबर। अगर आपको ये दोनों चीज नहीं पता बच्चों, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। तो सिंपल सी बात है। तो मैं अगर बोल सकता हूँ, यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी है कि 28 ग्राम्स 28 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन 28 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन Si इज इक्वल्स टू 1 मोल, या फिर मैं बोल सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है ना, ठीक है भाई। सिलिकॉन का 28 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन किसके बराबर होगा हमारा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर, है ना, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे 28 ग्राम्स है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो इतने का निकालना है ना, मुझे तो 5.68 मिलीग्राम का निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ना मिलीग्राम में चेंज कर देता हूँ। तो भाई हमें पता है कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो 28 ग्राम किसके बराबर होगा, 28000 मिलीग्राम के बराबर ऑफ सिलिकॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक तो बहुत अच्छा हो गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, समझ में आ गया। अब भाई सिंपल सी बात है, अब 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन कितने के बराबर होगा, 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन कितने के बराबर होगा, वो होगा
टू इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होल अपॉन, ये पूरा का पूरा मैं इसके नीचे शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना 28000। अच्छा जी, अब 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन है इतना, तो भाई अब मुझे कितना निकालना था, मुझे निकालना था कितना 5.68 है ना, तो 5.68 मिलीग्राम कितने के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 1 मिलीग्राम इतने के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होल अपॉन 28000 इंटू 5.68 मिलीग्राम के बराबर, और यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। और ये काम आप कर लो प्लीज, कमेंट सेक्शन में बता देना। मजा आ गया भाई। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन करने वाले हैं हम 6th, और ये क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयंस इन 42.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो हमने अभी देखा फाइंड द नंबर्स ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयंस इन 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, सोडियम और सल्फेट के आयंस इस 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट पे। अब ये सोडियम सल्फेट का आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता नहीं कर सकते आप क्वेश्चन। सोडियम सल्फेट Na2 सल्फेट SO4, Na2SO4, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं Na2SO4, यहाँ पे सोडियम सल्फेट आ गया, तो अब मैं बता देता हूं आपको कि Na2SO4 में पहले तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा ऑफ सोडियम सल्फेट। तो सोडियम होता है 23 इंटू 2 प्लस सल्फेट, सल्फेट ऑक्सीजन होता है मेरा 16 इंटू 4, और एस सल्फर कितना होता है जी, सल्फर होता है 32। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 32 प्लस 6 24 24 2 4 1 जा 4 5 4 1 जा 4 5 6 64। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड करके कितना आ रहा है जी 46 64 10 1 1 0 32 2 4 142 आ रहा है भाई, 142 AMU, या फिर मैं U लिख सकता हूँ, यूनिफाइड मास है ना। अच्छा जी, Na2SO4 होता है हमारा कितना 142 AMU, या फिर मैं बोल सकता हूँ ग्राम्स लिख लेता हूँ यार, ग्राम्स मास है ना, ग्राम इतने ग्राम के बराबर है, ठीक है भाई, इतने ग्राम के बराबर है हमारा। अब यहाँ पे ऊपर देखो, उसने मुझसे पूछा क्या था, उसने मुझसे पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयंस इन 14.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे तो मुझे 14.2 तो है नहीं, मुझे पहले क्या लाना पड़ेगा 14.2 लाना पड़ेगा। तो इसमें मैं ऐसा क्या चेंज करूँ कि ये 142 से 14.2 हो जाए। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखना कि भाई एक मोल में ना, एक मोल ऑफ Na2SO4 में कितना है 142 ग्राम्स है। अब मुझे इतना लाना है भाई, तो अब मैं अगर इस पे डिवाइडेड बाय 10 कर दूं तो ये इतना हो जाएगा 14.2 हो जाएगा। तो अगर मैंने इधर डिवाइड किया तो भाई मुझे इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा बाय 10। तो 1 मोल 1/10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 14.2 ग्राम। तो यहाँ पे कितना मोल हो गया मेरे पे, यहाँ पे मेरे पे मोल हो गया 0.1 मोल। तो 0.1 मोल कंटेन्स 14.2 ग्राम्स। अब मुझे बहुत इजी हो जाएगा, क्या निकालना मेरे बच्चों, क्या निकालना, सोडियम आयंस और सल्फेट आयंस कितने हैं सोडियम सल्फेट पे। ठीक है, अब मुझे पता चल गया ना कि भाई 0.1 मोल है दोनों में, तो अब मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ सोडियम, और यहाँ पे नीचे ये सोडियम है, ऊपर नीचे है सल्फेट, ठीक है, सल्फर या सल्फेट जो भी है, सल्फर। तो सोडियम में Na2, और यहाँ पे सिर्फ ऐसी था, तो Na2 सोडियम में 2 थे, तो 2 इंटू
2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है भाई, यहां से मैंने ये निकाल लिया। और सल्फर में कितने थे, सल्फर में कितने थे, हाँ देखो 2 थे मोल, यहाँ पे 2 थे, मैंने 2 लिख दिया। एवोगैड्रो नंबर इनटू कितना हमारा मोल, तो कितने मोल थे, मेरा मोल था 0.1। ठीक है, तो मेरे इतने मॉलिक्यूल्स आ गए भाई सोडियम में। अब सल्फर में निकालना है तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1। सल्फर तो एक ही था ना, तो यहां से मेरे क्या निकल गए, ये यहां से मेरे निकल गए नंबर्स, यहां से मेरे पे निकल गए हमारे नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयंस, दोनों के सोडियम और सल्फेट आयंस मैंने आराम से निकाल लिए। देखिए ऐसे निकालते हैं, ये ऐसे करने हैं क्वेश्चंस इजीली, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं जरा। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब मीथेन क्या होता है, CH4। अब मीथेन आपको पता नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4, तो ये कितना होगा, C कितना होता है 12, और कार्ब और हाइड्रोजन होता है 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा कितना 16 ग्राम्स। ठीक है ना। तो अब सीधे सीधे मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक मोल जो होगा वो कितने के बराबर होगा, यहाँ पे 16 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 1.6 ग्राम चाहिए। तो 1.6 ग्राम है, तो ये समझ लो आप कि मैं काम कर सकता हूँ 1.6, तो मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं 10 से, तो मुझे इधर डिवाइड कर दिया तो मुझे इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1/10 मोल गिव्स 1.6 ग्राम्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मुझे क्या निकालना था, यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मीथेन। तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो कार्बन, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो भाई कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, और हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो 4 में कितना होगा 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं बता सकता हूं आपको, यहाँ पे मेरे पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इंटू 1/10 मोल्स, ऊपर 1/10, ये देखो 1/10 मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर है मेरा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है मेरे पे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, और अब हम जो हमारा पार्ट 3 है उसमें प्रोसीड करेंगे बहुत अच्छे से। सब आपको बताएंगे, मॉलिक्यूलर क्या होता है, क्या होता है सिंपलेस्ट रेशियो, क्या होता है, सब चीज डिटेल से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 भी खत्म हुआ। ओके, बाय बाय।